This call is now being recorded. Good evening everyone। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ओके ठीक है, तो अभी आप कैसी क्लास ले रहे हो? अभी आंखों में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं ले सकते क्लास तो देख लेना भाई, जरूरी नहीं है, देख लेना जब ठीक हो जाओगे तो, ठीक है। अभी आंखों का ध्यान रखो बिल्कुल। ओके, अभी नहीं है तो ठीक है, तो फिर आप क्लास ले सकते हो। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। शनिवार को हमारी इसकी फर्स्ट क्लास थी, आज ये दूसरी क्लास है। ओके अंजलि, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में शनिवार को सीख लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उस समांतर श्रेणी में प्रथम पद किसको बोलते हैं और उसका सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि समांतर श्रेणी हम उसी को कहेंगे जिसमें सार्व अंतर कैसा होगा, बताओ। समांतर श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें सार्व अंतर कैसा होगा? समान। सोचो, बिल्कुल समान कह लो या फिर बराबर कह लो। तो जिसमें जिस भी श्रेणी में जो सार्व अंतर निकल के आता है वो समान होता है या बराबर होता है, उसको हम समांतर श्रेणी का नाम देते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट पर आधारित एक सवाल करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्वेश्चन ये है कि अब आपको पता है समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको पूछा है कि इन चारों में से कौन है जिसे आप समांतर श्रेणी का नाम देंगे। इन चारों ऑप्शन में से किसको आप समांतर श्रेणी कहोगे, उसको पहचानो। अगर पहचान में जब आ जाएगी तब क्या करना, तब अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे देना, ठीक है। चलिए सभी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिन्होंने कर लिया है शाबाश। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। अभी हमारे पास क्लास में जो है वो सिर्फ 11 ही बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे भी, सिर्फ 11 ही बच्चे हैं। तो करते हैं थोड़ा सा इंतजार, क्या पता और बच्चे भी ज्वाइन कर लें। और बाकी आप सभी जितने भी हो वो पोल में आंसर कर दो। हाँ, जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, हैंड रेज सिर्फ 3 ही बच्चों के हुए हैं। सभी हैंड रेज करो, जिसने पोल में आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लीजिए। विनेश, आरुषि, ओके, भावना, ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। कर दिया है, ठीक है, तो करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में कि इन चारों में से कौन है जिसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो 2 ऑप्शन थे, बी और सी, जिसपे जो है वो बहुत से बच्चों ने जिसको चुना है, एक बी को चुना, एक सी को चुना है। तो देखते हैं भाई कौन समांतर श्रेणी होगा। तो पहले बी का पता करते हैं। बी में अगर सार्व अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताओ आपने कैसे निकाला? मैम 1.5 में से डी निकालने के लिए क्या करना होता है, जो दूसरा पद होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, ठीक है। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाओ, चौथे पद से तीसरे पद को घटाओ, 5वें पद से चौथे पद को घटाओ। ऐसे करना है, कभी भी ऐसे मत करना जल्दबाजी में कि आपने कर दिया, जल्दबाजी में आपने कर दिया 1 माइनस 1.5, तो उत्तर गलत आएगा। आपने क्या करना है, 1.5 में से 1 को माइनस करना है। अब हमें पता है
दशमलव वाली चीज को जब भी माइनस करते हैं तो जिसके पास दशमलव है वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास दशमलव नहीं होता उसको अपनी मर्जी से दशमलव देना पड़ता है। तो ये बन गया 1.0। और यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1.5 में से 1.0 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। डाउट नहीं है अच्छी बात है, लेकिन डाउट है तो पूछो। कैसे No, मैम। दशमलव वाली संख्या को माइनस करते हैं? मैम 1.0 में से एक मतलब कैसे आया मुझे समझा दो। मतलब ये कैसे आया, 1.0 कैसे आया? यस मैम। हाँ ठीक है, देखो क्या होता है, जो भी दशमलव वाली संख्या होती है वो किसी भी ऐसी संख्या से माइनस या प्लस नहीं करती जिसके पास दशमलव ना हो। पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर कोई संख्या जिसके पास दशमलव है वो किसी भी ऐसी संख्या के साथ ना तो जमा करेगी ना तो माइनस करेगी जिसके पास दशमलव नहीं है। तो हमने इसको देखा तो हमने देखा कि भाई ये था 1.5 और 1.5 में से माइनस करना था 1 को। अब हमें तो पता है कि ये दशमलव वाली संख्या है, ये बिना दशमलव वाली संख्या के साथ माइनस नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से संख्या को दशमलव देते हैं। अपनी मर्जी से संख्या को दशमलव जब देना है तो कहाँ देना है, संख्या के पीछे। जैसे कि 1 है तो 1 के पीछे दशमलव लगाओ और जितनी आपको 0 चाहिए ले लो। मुझे 1 ही 0 चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, ठीक है, इसलिए 1.0 आया। ये हमने बनाया, ऐसा नहीं था पर हमें बनाना पड़ा क्योंकि तभी ये माइनस होंगे, अदरवाइज ये माइनस नहीं होंगे। फिर माइनस करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। पहले मैंने 1.5 लिख दिया, फिर मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिया। दशमलव के बाद 0 है, 0 लिखो। दशमलव से पहले 1 है, 1 लिखो, माइनस कर दो तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 0.5, ठीक है। ये तो तब आया जब पहले पद से दूसरे पद से पहले पद को माइनस किया तो 0.5 आया। ये हमारा सार्व अंतर है और ये सेम रहना चाहिए पूरे के पूरे श्रेणी में, तभी इसको समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाई अगला। अगर हम क्या करें, 2 में से 1.5 को घटाएं, क्योंकि हम डी निकाल रहे हैं, तीसरे पद से हम क्या करें, दूसरे पद को घटाएं। तो ये क्या, देखो 2 के पास फिर से दशमलव नहीं है तो हमें 2 को अपनी मर्जी से दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव के बाद जितनी 0 चाहिए लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या के बाद में दशमलव लगाते हो और उसके बाद 0 लगाते हो तो संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता। ये 15.00015 के ही बराबर है। तो हमने क्वेश्चन नहीं बदला, ये जो 2.0 है ये 2 के ही बराबर माना जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको हटा भी सकते हैं तो ये 15 ही बन जाएगा। तो वैसे ही अगर हम इसको देखें तो 2.0 और 2 ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि फिर से रिपीट करती हूँ, किसी भी संख्या के पीछे दशमलव लगाओगे उसके बाद 0 लिखते जाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने 2 के बाद दशमलव लगाया, 0 लिखा, फिर 1 लिख दिया तो ये दोनों बराबर नहीं माने जाएंगे। लिखना है तो सिर्फ 0 लिखो दशमलव के बाद, अपनी मर्जी से और कुछ मत लिखना। तो इसको बना दिया हमने दशमलव वाली संख्या, क्योंकि हमें पता है 1.5 जो है दशमलव वाली है, वो बिना दशमलव वाली संख्या से माइनस तो करेगी नहीं। तो ये बन गया 2.0। इसमें से घटाना है 1.5, तो घटाओ, 0 में से 5 नहीं जाता। अब जिस बच्चे ने जल्दबाजी में यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया और दशमलव लगा लिया तो गलत है, क्योंकि 0 छोटा है, 5 बड़ा है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, हसल लेनी पड़ेगी। 10 बन गया, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गया 0, दशमलव का दशमलव आ गया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डी लगभग बराबर ही आ रहा है। तो अभी मैं लिख लेती हूँ कि इसमें जो डी है वो 0.5 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसको भी चुना था। इसमें बताओ डी कितना है। अगर मैं 9 में से 5 घटाऊं तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 13 में से 9 घटाऊं तो कितना आएगा, बताओ, 4 आएगा। अगर मैं 17 में से 13 घटाऊं तो 4 आएगा। तो सेम होगा। फिर 21 में से 17 घटाऊं
मैम इसमें 3.5 में से 2.5 घटाएंगे ना, तब अलग हाँ आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी हमें डी जो है, ये तो देखो हमें पूरा ही 4 मिल गया, तो मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। फिर से हमें ऑप्शन नंबर बी पे चेक करना पड़ेगा। अभी हमने इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, अब चलो 3.5 में से 2.5 को घटा के देखते हैं। 3.5 से 2.5 को घटाएंगे, दोनों दशमलव वाली संख्या थी तो किसी को दशमलव देने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो ये 1.0 आ गया। हाँ यहाँ पे गलत हो गया, इन दोनों के बीच का सार्व अंतर 0.5 था, इन दोनों के बीच का सार्व अंतर 0.5 था, इन दोनों के बीच का अंतर भी 0.5 था, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच का जो अंतर आया वो कितना आया, तो वो आया 1.0। तो सार्व अंतर चेंज हो गया सॉरी, सार्व अंतर बदल गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, क्योंकि सार्व अंतर हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे कि सी वाले केस में हुआ, सार्व अंतर इनके बीच में भी 4, इनके बीच में भी 4, इनके बीच में भी 4 और इनके बीच में भी 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो वही ऑप्शन नंबर ए तो बहुत सिंपल था, 4 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, बताओ। माइनस 4 में में से 13 घटाओ, -9, ठीक है, -9 आया। डी इनके बीच में -9 है। 45 में से 4 घटाएंगे 41। 41, ये तो पहले ही गलत हो गया। 13 और 4 के बीच का अंतर -9, 45 और 4 के बीच का अंतर 41, तो फिर ये पहले ही गलत हो गया, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, 1 में से 3 को माइनस करो तो भी -2 आएगा, -2 में 1 को माइनस करो तो -3 बन जाएगा। मतलब अगर आपको समांतर श्रेणी करना है अच्छे से, तो आपको छोटे छोटे जो बेसिक है वो क्लियर होने चाहिए, जैसे कि कैसे प्लस माइनस वाले साइन को करना है, कैसे भिन्नों को सॉल्व करना है, कैसे दशमलव को हल करना है, ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसकी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इनके बीच का था -2, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से इन दोनों के बीच का अंतर आ गया -3, यहाँ पे सार्व अंतर अलग हो गया, तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब। समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, पहला होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित। तो देखते हैं कैसी होगी परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें हमें पता हो कि वो कहां पर शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है, उसको हम कहते हैं कि ये परिमित समांतर श्रेणी है। या और सिंपल भाषा में कहूं तो जिसमें आप गिन सकते हो कि कितने पद है। बताओ जरा, इस समांतर श्रेणी को देखो, मुझे बताओ इसमें कितने पद है? 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसमें गिन पाए कि इसमें 6 पद हैं, तो हम कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या को आप गिन सकते हो या फिर आप बता सकते हो कि किस पर शुरू हो रही है किस पर खत्म हो रही है, उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे ए कौन है? 5। और यहाँ पे डी कितना है? 3। सार्व अंतर 3 है। और अगर पूछूं यहाँ पे आखिरी टर्म कौन है जिसको हम an से दर्शाते हैं, an मतलब आखिरी पद, कौन है? 20। तो हमें यहाँ पे देखो पदों की संख्या का पता भी चल गया, ए का पता भी चल गया, डी का पता भी चल गया और आखिरी पद का पता भी चल गया। ए मतलब पहला पद, an मतलब आखिरी पद, तो हमें सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि इतने ही पद हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये परिमित समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं अपरिमित की। तो ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें हम ये तो बता सकते हैं कि ये कहां पर शुरू हो रही है, पर ये नहीं बता सकते कि ये कहां पे खत्म होगी, क्योंकि क्या ये 20 पे खत्म हो रही है? बताओ हाँ या ना। नो मैम, नहीं हो रही 20 पे खत्म। अगर ये 20 पे खत्म होती तो आगे ये बिंदु बिंदु नहीं लगे होते। बिंदु बिंदु का क्या क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? आगे चलती इनका जा मतलब रही क्या है? बिल्कुल, ये बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये चलती भी कुछ आएगा, उसके बाद भी कुछ आएगा, उसके बाद भी कुछ आएगा। क्या इसमें हम पदों की संख्या बता सकते हैं कितनी है? यस मैम। नो मैम।
बताओ, जिसने यस बोला कितनी है? 9 मैम। नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जो पद है वो अनगिनत है। क्योंकि जब ये बिंदु बिंदु लग चुके हैं, इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये अनंत तक जा रही है, ये चलती ही जाएगी, ये रुक नहीं रही। डॉट डॉट का मतलब है कि ये चलती ही जा रही है, ये रुक नहीं रही है। तो हम पदों की संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि 20 इसका आखिरी पद नहीं है। अगर होता तो बिंदु बिंदु नहीं लगे होते, बिंदु बिंदु लगे थे, मतलब ये अनगिनत इसके पद हैं, बहुत लंबे समय लंबे मतलब चलती जाएगी। और क्या हम इसका आखिरी पद बता सकते हैं? आखिरी पद यस मैम। बताओ। 20। 9 मैम। नहीं। मैम ये चलता ही जा रहा है, बता ही नहीं सकते। हाँ वही तो ना, हम बता नहीं सकते, क्योंकि देखो 20 पर ये खत्म नहीं हो रही। कब पता चलेगा कि 20 पे खत्म हुई? जब 20 के बाद कुछ ना हो। यहाँ पे 20 के बाद कुछ था नहीं था, पर यहाँ पे 20 के बाद देखो ऐसे डॉट 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 लग गए हैं। तो जिसने भी ऐसे बिंदु 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 लगे होंगे, उसको हम कहते हैं कि ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, जिसमें ना हम ये बता सकते कि कितने पद है, ना हम ये बता सकते कि आखिरी पद कितना है। नहीं बता सकते, क्योंकि दिया ही नहीं है। ठीक है। और परिमित में क्या होता है? परिमित में हम सब बता सकते हैं, ये बता सब कुछ बता सकते हैं कि आखिरी पद कौन है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई, है ना। अच्छा, शुरू तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि 5 से शुरू हो रही है, पर खत्म कहाँ हुई वो नहीं बता सकते। अच्छा, इसमें सार अंतर बता सकते हैं क्या? यस मैम। हाँ, कितना है? 3 3 है। तो हम इसमें बता सकते हैं पहला पद और सारवंतर, लेकिन हम नहीं बता सकते पदों की संख्या और आखिरी पद। तो बस ये अंतर है इनमें। अब देख लो, जिसपे बिंदु बिंदु नहीं होंगे वो परिमित होगी, फिक्स होगी कि इतनी ही है। लेकिन जिसमें बिंदु बिंदु होंगे वो अपरिमित होगी, और ये कभी खत्म नहीं होती। चलो, ये परिमित हो गया और ये अपरिमित हो गया। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगता है? जिसमें बिंदु बिंदु हुए वो अपरिमित होगी, और जिसमें बिंदु नहीं हुए, यहां से शुरू होके यहाँ पे रुक गई, वो परिमित होगी। करें पोल में क्वेश्चन ऐसा, या किसी को पूछना है कुछ? सभी को समझ आ गया अभी? यस मैम। चलो, तो ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसको हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि इसके आगे और कितने पद लिखे जाएंगे, तो उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो पहले ये बता दो, इसको कर लो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटा सा सवाल कर लो। यहाँ पे बताओ, जो पहली समांतर श्रेणी लिखी है क्या ये परिमित है? यस मैम। ठीक है। और नीचे वाली कैसी है? अपरिमित। क्या हो गया? कैसी है? अपरिमित। अपरिमित। ठीक है। और उससे नीचे वाली? अपरिमित। ठीक है। और उससे नीचे वाली? परिमित। ओके। जिसमें बिंदु बिंदु थे वो परिमित, सॉरी अपरिमित, और जिसमें बिंदु बिंदु नहीं थे वो परिमित। ठीक है। चलो अब करेंगे हम पोल में क्वेश्चन। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि दी गई समांतर श्रेणी कैसी है। आपको यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दे रखी है, मैंने इसको जूम भी कर दिया है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अगर किसी को स्क्रीन मतलब नहीं दिख रही तो बता देना, ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई, बता देना। ठीक है, ऑप्शन दिखने चाहिए अच्छे से। बताना है कि ये किस तरह की समांतर श्रेणी है। अगर आपको लगता है ये परिमित है तो आपने पोल में जाके ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। अगर आपको लगता है अपरिमित है तो आपने पोल में जाके ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। चलिए अब देखिए परिमित है कि अपरिमित, और अपना आंसर पोल में दे दो, और जो भी आंसर दे देंगे वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, कर दिया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। ठीक है,
8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 16 बच्चे क्लास में हैं, तो 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। धीरे धीरे वो भी आंसर कर रहे हैं। आराम से कर लो। देखो ये परिमित है कि अपरिमित है। अगर आपको लगता है परिमित है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना, लगता है अपरिमित है तो बी पे टिक कर देना। सिंपल। कर दिया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। सुरुचि, सोनिया, प्रियांशु, भावना, वर्षा यादव जी के नाम से जो है, हेमलता। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए, अगर आंसर नहीं दिया है तो आंसर दीजिए। हिमांशु एंड निशा, आंसर दे दिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। अंजलि, आंसर दे दो बेटा पोल में। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। आज शशि ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है ना? ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अच्छा काजल, आपने पोल में आंसर किया है क्या? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। काजल और भावना दे दिया है, ठीक है। भावना, आपने पोल में आंसर किया? 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो बच्चों। आप पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों ने, सभी बच्चों का लगभग लगभग सही है, बस 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो ये है परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि ये -7 पर शुरू हो रही है और 3 पर खत्म हो रही है। हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ही पद हैं। 6 से ज्यादा पद इसमें नहीं है। पदों को भी गिन पा रहे हैं, किस पे खत्म हो रही है, किस पे शुरू हो रही है, वो भी बता पा रहे हैं, तो उसको हम परिमित कहते हैं। अपरिमित ये तब होती अगर इसके आगे ऐसे डॉट 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 लगे होते, तब हम कहते कि ये अपरिमित है, पर ये डॉट डॉट नहीं थे, हम समझ गए ये परिमित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं एक और सवाल। तो अभी के लिए चैट को मैंने ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन अब सभी के सामने आने वाला है, इसको ध्यान से देखो और बताओ कि ये जो समांतर श्रेणी यहाँ दे रखी है ये कैसी है, ये परिमित है या अपरिमित है। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, और आंसर आपने देना है वही पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी नजर आने ही वाला है। चलो, कर दिया मैम। ओके। अच्छा अभी रुको, अभी हैंड रेज मत करना, पहले डाउन कर लेते सबके। हाँ अब हैंड रेज करो। सभी आंसर करो फटाफट से। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी भी कोशिश करो। 11 हैंड रेज होने चाहिए ना, 11 बच्चों ने आंसर किए तो। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 या हैंड रेज है, ये तो गलत है। 11 बच्चे हैंड रेज करो। हिमांशु, विनेश, सुरुचि, रानी, प्रियांशु, अंजलि। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं दिया है तो आंसर दे दीजिए। तो अभी आंसर दे दिया है प्रियंका ने, निशा, सोनिया और ए के अनवय कुमार जी के नाम से कौन है? नाम बताना अपना बेटा, माइक ऑन करके। तनु यादव। तनु, ठीक है, तनु ने आंसर दे दिया है। और समसू एस जी के नाम से कौन है? नाम बताओ माइक ऑन करके। नमन। नमन, ठीक है। और वर्षा जी के नाम से कौन है? वर्षा यादव जी के नाम से कौन है? तो चलो करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है ये अपरिमित है। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया अभी यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगे हैं, बिंदु बिंदु लगे हैं। हम ये तो बता सकते हैं कि ये 3 पे शुरू हुई, पर हम ये नहीं बता सकते कि खत्म कहाँ हो रही है। पदों की संख्या भी नहीं बता सकते, क्योंकि पदों की संख्या अनगिनत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक। अब जो आपका ये समांतर श्रेणी है, ये यहाँ से बिल्कुल बुक वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, जिनकी मदद से आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे अगर मैं पूछूं द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, किसी को अगर याद हो द्विघात बहुपद का मानक रूप? a(x)2 जमा b(x) जमा c बराबर 0। नहीं, बराबर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? ये बहुपद पूछा। हाँ, समीकरण में पूछा जाता समीकरण में जरूर 0 लिखते हैं, लेकिन बहुपद में बराबर 0 नहीं आता। ठीक है, ax² जमा bx जमा c। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जितने भी द्विघात बहुपद होंगे उन सबकी शक्ल ऐसी ही होगी। सभी में क्या होगा? एक चर होगा, चर के ऊपर घात 2 होगी, एक नंबर होगा जो चर से गुणा कर रहा होगा, फिर चर होगा, चर की घात पे 1 होगा, एक नंबर उससे गुणा कर रहा होगा, फिर आखिरी में एक नंबर होगा। ये होता है किसी का मानक रूप कि जितने भी द्विघात बहुपद होंगे, जितने भी उन सब की शक्ल कैसी हुआ करेगी? तो ऐसी हुआ करेगी। इसी को हम मानक रूप भी कहते हैं और व्यापक रूप भी कहते हैं। तो ऐसा ही रूप देखेंगे हम समांतर श्रेणी का, कि समांतर श्रेणी लिखनी तो आ गई, बनानी तो आ गई, लेकिन उसका मानक रूप लिखने को आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो ये 3 था। मुझे बताओ 3 से 7 कैसे बना? 4 जोड़ने 4 जोड़ने पर। ठीक है, 3 है हमारा ए। 3 क्या है? ए। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए। मैंने 3 में 4 जोड़ा। अच्छा, 4 क्या था? डी। तो पहला पद, तो देखो पहले पद में तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या 3 बनाने के लिए मुझे कुछ जोड़ना पड़ा? 3 तो पहले से ही था ना, 3 तो ऑटोमेटिकली था। तो पहला पद बनाने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले पद को हम ए लिखते हैं या फिर A1 भी लिख सकते हैं। पहले पद को ए भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। दूसरा पद बनाने के लिए क्या करना पड़ा? जो हमारा ए था, जो हमारा 3 था, उसमें हमें 4 जोड़ना पड़ा। मतलब दूसरे पद को हम कहते हैं A2। और दूसरा पद बनाने के लिए क्या करना पड़ा? ए में डी को एक बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा? एक बार। क्या बना रहे हैं? A2 बना रहे हैं, दूसरा पद बना रहे हैं। A2 का मतलब है AP का दूसरा पद। A2 का मतलब है AP का दूसरा पद। वो कौन है? तो वो 7 है। ठीक है, 7 है। अब 11 बनाने के लिए 11 है AP का तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं? तीसरे पद को लिखते हैं A3। अब मुझे बताओ ये A3 कैसे बना? a जमा 2d। बिल्कुल, हमने जब 3 में 4 जोड़ा तो 7 और दोबारा से 4 जोड़ा तो 11। मतलब हमने क्या किया? ए में डी को 2 बार जोड़ा। मतलब तीसरा पद अगर बनाना है तो ए में क्या करना है? 2 बार डी को, मतलब 2d को जोड़ना है। ठीक है, ए में क्या करना है? 2d को जोड़ना है। तो हमारे पास तीसरा पद आ जाएगा जो कि होगा 11। इसको भी समझने की कोशिश करो, बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छे से आपको और समझ आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये है 15। 15 कितनावां पद है इस AP का? A4। A4। A4 बनाने के लिए क्या करना पड़ा? a + 3d। 3 में 4 जोड़ा 7, 4 जोड़ा 11, 4 जोड़ा 15। कितनी बार हमें डी जोड़ना पड़ रहा है? तो हमें जो है वो 3 बार डी जोड़ना पड़ रहा है। मतलब अगर किसी भी AP का चौथा पद निकालना है तो कैसे निकलेगा? A जमा 3d करके। A जमा 3d करके। तो ये होता है जनरल फॉर्म, या फिर इसको हम कहते हैं मानक रूप। किसका? AP का। कैसे है मानक रूप ये? तो किसी भी AP में कोई भी पद निकालना है तो वो ऐसे ही निकलता है। किसी भी AP को ले लो, उसमें किसी भी पद को निकालने की कोशिश करो तो तरीका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला पद तो A होता है, ये निकलता नहीं, ये ऑलरेडी होता है, ये पहले से ही होता है। ठीक है,
दूसरा पद निकालने के लिए a में d जोड़ो, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d, चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d। हम देख पा रहे हैं कि जो पद हमने निकालना है उसमें से एक माइनस करके d के साथ गुणा करके a में जोड़ो। फिर से रिपीट करती हूं, जो पद हमने निकालना है, जैसे कि हमने निकालना है a3 निकालने के लिए क्या करो, 3 से 1 कम, 3 से 1 कम मतलब 2 की गुणा d में करवाओ और इसको a में जोड़ दो, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये इसका मानक रूप हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह आपसे पूछूं, सभी बच्चे इसका आंसर चैट में बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे निकालना है इस AP का छठा पद, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? छठा पद निकालना है, x प्लस 5d। चैट में बोला था मैंने। सॉरी मैम। हाँ, a प्लस 5d। क्यों? क्योंकि a तो ऐसे कैसा रहेगा, जमा का निशान ऐसे कैसा, हमें छठा पद निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 5d, क्योंकि मैंने बताया जिस पद को निकालना है उसमें से एक माइनस करके गुणा करवाएंगे d के साथ और उसको जोड़ देंगे a में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको और बड़ा अगर मैं करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक AP है, मुझे उस AP का जो है वो 100वां पद निकालना है, अब बताओ। a प्लस 49d। 49? नहीं मैम, 99। 99, बिल्कुल 99d। ठीक है, तो चलो और का क्यों निकालें, इसी एपी का निकाल लेते हैं जो यहाँ लिख रखी है, इसी एपी का निकाल लेते हैं जो कि है 3, 7, 11 और 15। इस एपी में पता करो कि इस एपी के जब 100वां पद लिखा जाएगा तो वो कितने के बराबर आएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख रखा A100 बराबर में a कितना है बताओ, इस एपी में a कितना है? 3। और 99 का 99 ऐसे का ऐसा, और इस एपी में d कितना है? 4। तो हमारा आ जाएगा कि जो 100वां पद है वो कितने के बराबर आएगा? 3 ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, इसकी गुणा कराओ 4 में, 9 चौके 36, 37, 38, 39, 40 और क्या 409। मेरा इतना है, देखो मैंने कोई गलती तो नहीं की, एक बार चेक कर लो आप भी। 99 को 4 से गुणा करके इतना ही आ रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा? नहीं, गलत आया भाई मैम 396। 39 आएगा। हाँ, 40 मैंने गलत बोला, 39 आएगा, जमा करके 39, 396। 396 आया तो मतलब 3 इसमें जोड़ो, 399। तो जब हम इस एपी का 100वां पद लिखेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा? वो 399 के बराबर आएगा। ये सवाल आपको पूछे जाते हैं, आप देखना अपनी किताब में, आपको पूछा जाएगा, एपी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा चलो भाई इस एपी का क्या करो, 19वां पद निकालो, इस एपी का क्या करो, 18वां पद निकालो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको हमने पता है, हमने सीख लिया है कि कोई भी पद निकालना है कैसे निकलेगा, ए जमा उस पद में से एक माइनस करके यहां लिखो और उसकी गुणा डी से कराओ तो बन जाएगा। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने इसका जनरल फॉर्म। अच्छा चलो आपसे पूछ लेती हूँ, आपको बताऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा, आपसे पूछ लेती हूँ। अभी मैंने लिखा था A10, मतलब 10वां पद निकालना हो तो मैं लिखूंगी A जमा 9 गुणा में D। सोचो मैंने निकालना है AN, मुझे नहीं पता n कितना है, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, a तो a रहेगा, जमा तो जमा रहेगा, d का d रहेगा, बीच में क्या लिखूं? n-1। बिल्कुल n-1। ठीक है, n-1। क्यों लिखा n-1? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिस पद के बारे में पूछा जाता है उसमें से एक माइनस करके d के साथ गुणा करवाई जाती है। तो अगर मुझे n वां पद निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a जमा n-1d करना पड़ेगा। किस किस को ये फॉर्मूला समझ आया कि कैसे बना? डाउट है तो भाई पूछ लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। यही फॉर्मूला है एक जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एपी के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। आपको क्वेश्चन देंगे, क्या हो गया? मुझे नहीं आया ये वाला। हाँ, कहाँ से नहीं आपको समझ आया वो बताओ, ये वाला समझ आया ऊपर जो लिखा है A10 वाला? नो मैम। अच्छा एक मिनट,
ये जो हमने पीछे किया ये समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा, फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमने सीखा कि अगर हमें क्या करना है, इसको चलो मिटाने के आगे लिख लेते हैं। अगर हमें क्या करना है, किसी एपी का दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस डी। अगर हमें एपी का तीसरा पद निकालना है उसके लिए हम लिख रहे हैं ए प्लस 2d। अगर हमें किसी एपी का चौथा पद निकालना है उसके लिए हम लिख रहे हैं ए प्लस 3d। अगर हमें किसी एपी का जो है वो पांचवा पद निकालना है तो उसके लिए हम लिख रहे हैं ए प्लस 4d। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जिस पद के बारे में पूछा है, जैसे कि दूसरा पद पूछा था तो d के साथ 1 ने गुणा की, तीसरा पद पूछा था तो d के साथ 2 ने गुणा की, चौथा पद पूछा था तो d के साथ 3 ने गुणा की, और पांचवा पद पूछा था तो d के साथ 4 ने गुणा की। मतलब जो पद पूछा जा रहा है उसमें से हम एक घटा रहे हैं और डी के साथ उसकी गुणा करवा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने पूछा कि अगर मैं बोलूं कि ए 100 100वां पद निकालना हो तो हमने कहा सेम रहेगा, ए ऐसे का ऐसा, 100वां पूछा है तो 1 माइनस करो, आ गया 99 और उसकी गुणा कराओ डी के साथ। ठीक है, फिर हमने कहा मान लो हमें पता ही नहीं कि कौन सा पद है, हमें बोला ए एन निकालो, हमें नहीं पता एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ए ऐसे का ऐसा, कौन सा पद निकालना है, एनवां पद निकालना है, तो डी के साथ कौन गुणा करेगा, इसमें से एक घट के, अब एन में से एक घटाएंगे तो कुछ आंसर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर n-1 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ना 100 में से एक घटाया 99, 5 में से एक घटाया 4, 4 में से एक घटाया 3, 3 में से एक घटाया 2, पर n में से एक घटा के कोई आंसर तो मिलता नहीं, तो इसलिए इसको हम ऐसे n-1 ही लिखेंगे। बताओ अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया कुछ? यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ए एन बराबर है ए प्लस n-1 डी। ये n कहाँ मिलेगा, तो ये n आपको हमेशा क्वेश्चन में ही दिया होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो ये वही जो हमने बात की व्यापक रूप के बारे में। चलो, अब एक चीज है जो आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है, कहीं पर अगर n लिखा हो और कहीं पे अगर n-वां पद लिखा हो तो इन दोनों में फर्क होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी n को n-वां पद मत समझना। n होता है पदों की संख्या, कि आपका जो एपी है उसमें पदों की टोटल संख्या कितनी है। किसी किसी में तो आप बता दोगे कि पदों की संख्या इतनी है, जो आपकी परिमित एपी होंगी उसमें तो आपको पदों की संख्या मिल जाएगी, लेकिन किसी किसी में नहीं बता पाओगे। ठीक है, और n-वां पद होता है अंतिम पद, अंतिम नहीं कह सकते इसको वैसे, मतलब कोई भी जो आपसे पूछा गया हो। ठीक है, n-वां पद होता है पूछा गया पद। नहीं रुको, इसको आप लास्ट ही समझो भी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं n-वां पद होता है कि उस जगह पे क्या लिखा है, जैसे आपको उदाहरण देके समझाऊं मैं, मान लो एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, मैं आपको पूछूं कि इसमें n कितना है, बताओ n इसमें कितना है? 6। ठीक है, n 6 है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, n 6 है क्योंकि इसमें जो है वो 6 पद हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एपी में n-वां पद कितना है, अभी देखो अभी n की वैल्यू कितनी है, अभी n की वैल्यू 6 है, तो बताओ मुझे n-वां पद कितना है, सोचो। n की जगह पे 6 है, मतलब छठे नंबर पे पूछ ही नहीं रखा, क्या नहीं रखा, इसमें पूछा ही नहीं है n-वां पद तो। मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, n-वां पद बताओ। n अगर 6 है तो मुझे बताओ n-वां पद कितना हुआ? 30। 30, बिल्कुल। n अगर 6 है तो n-वां पद 30 है, इसका मतलब है कि छठी जगह पर
ठीक है। छठवां पद कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं एनवां पद। एन की वैल्यू और एनवे पद की वैल्यू दोनों अलग अलग होती। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि इसका पांचवां पद कौन है? 25। ठीक है। इसका दूसरा पद कौन सा है? 10। ठीक है, 10। अब यहाँ पे आपको बस यही चीज समझनी है कि अगर आपको कभी बोला जाए कि n 2 के बराबर है, अगर आपको बोला जाए कि n 2 के बराबर है, तो मतलब उस समांतर श्रेणी में टोटल 2 ही पद है। ठीक है, सिर्फ 2 ही पद है। पर आपको बोला जाए कि nth टर्म, आपको बोला जाए nवां पद, तो समझ जाना कि ये उस पद की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे छुपा है, जो n पे छुपा है। ठीक है, तो पद मतलब जो संख्या लिखी होगी वो, और पदों की संख्या मतलब जितनी वो होगी। ठीक है, तो n और nth कभी भी सेम नहीं होते, हमेशा अलग अलग होते हैं। इसको थोड़ा सा आप तब समझोगे जब क्वेश्चन में आपको दिखेगा। चलो, तो अभी हम बात कर रहे थे फॉर्मूले की, तो वो हमने सीख लिया कि हमें पहला पद निकालना था, तो 1 - 1 किया, 0d आया, तभी तो a को a ही लिखते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर मुझे a निकालना है, a को हम a1 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला अगर बनाना भी चाहें तो ये आ जाएगा a प्लस 1 में से 1 गया 0d, 0d 0 के ही बराबर होता है, तो इसलिए a1 a के बराबर खुद ब खुद आ जाता है। हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद इतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि पहला पद निकालेंगे 1 में से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा पद निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाना है। तीसरा पद निकालेंगे 3 में से 1 घटाओ। चौथा पद निकालना है 4 में से 1 घटाओ। nवां पद निकालना है तो n में से 1 घटाओ। सिंपल, ये फॉर्मूला हमने बना लिया था, तो इसको लिख लिया था आप सभी ने। अगर नहीं लिखा तो भाई फिर से लिख लो कि कोई भी आपको पद निकालना है जिसको हम an लिखते हैं, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उस फॉर्मूले की मदद से। आपको बोला है कि अगर a 5 के बराबर है और d अगर 3 के बराबर है और n अगर 5 के बराबर है, तो आप nवां पद निकालो। अब n 5 के बराबर है तो बताओ भाई कितनवां पद निकालना है? n अगर 5 के बराबर है तो कितनवां पद निकालना है, बताओ? पहला 5वां। 5वां, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। आपको ऐसी चीजें दिख गई, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कहता है an बराबर है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब जहां जहां पे n है वहां वहां पे 5 लिखना है। यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी 5 लिखो। तो ये हो गया a5। अब हमें पता है कि a5 का फॉर्मूला क्या होता है। जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख दे इसको, a प्लस 4d। जिसको नहीं पता वो फॉर्मूले में वैल्यू भरे। एक ही जगह पे एक ही जगह पे नहीं, एक ही जगह पे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। n की जगह पे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। माइनस का 1 गुणा में d भी हमें दे रखा है 3। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अब सॉल्व करो और अब मुझे इसका आंसर बताओ। तो a5 कितना आएगा? बताओ कितना आया? 17। 17। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया a5 का मतलब इस AP का जो 5वां पद है वो 17 है। हमसे पूछा भी वही था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 17। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि इसको मिटाने वाले हूँ मैं, अगला सवाल करने वाले हैं। कर लिए मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आपसे अगले सवाल में भी यही पूछा है, तो ये आप खुद से करेंगे, मैं इसमें आपकी मदद नहीं करूंगी। मैं बता देती हूँ क्या क्या है। आपको a दे रखा है 7 के बराबर, आपको d दे रखा है माइनस के 3 के बराबर, आपको n दे रखा है 8 के बराबर, और आपको बोला है कि nवां पद निकालो। वैसे nवां पद आखिरी पद ही होता है, इसको आप आखिरी पद भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब n 8 है मतलब पदों की संख्या 8 है, nवां पद निकालना है मतलब आखिरी पद निकालना है। चलो, -14 -14 देखते हैं। बाकी बच्चे भी बताओ भाई। an मतलब a8 का फॉर्मूला मुझे आता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी a प्लस 7d
और इसको सॉल्व करो तो a की जगह पे 7 है, जमा का निशान 7 का 7 ही रहेगा। d की जगह पे माइनस का 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 ऐसे का ऐसा, 7 3 21 माइनस का 21, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख रखो इसको a8 और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो a8 है, जो 8वां पद है AP का, वो कितना है, तो बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 14 है। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बस फॉर्मूला ही तो लगाना और क्या करना है। फॉर्मूला आपको अब तक याद हो चुका होगा। 8वां पद निकालना तो a+7d, 10वां पद निकालना a+9d, 5वां पद निकालना a+4d, सिंपल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं है डाउट तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। माइनस का 14। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको जो है वो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले तो। आपको दे रखा है a माइनस के 3 के बराबर, d नहीं पता, d आपने निकालना है। n दे रखा है 4 और nवां पद, कैसे nवें पद को दर्शाते हैं, तो an लिखकर, ठीक है। nवां पद होता है an। अब n हमें पता है भाई 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a4। a4 कितना दिया है, 12 के बराबर। तो a4 का फॉर्मूला लिखो, a4 का फॉर्मूला लिखो, तो क्या फॉर्मूला होगा, a+3d, और इसको सॉल्व करो और d की वैल्यू निकालो। d नहीं दिया है इस बार, तो d की वैल्यू आपने निकालनी है। चलो फटाफट से सॉल्व करें। आया किसी का आंसर? d की वैल्यू निकालिए। आपको a4 दे रखा है, n की तो जरूरत है ही नहीं, a दे रखा है, d निकालना है। इतना टाइम लग रहा है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कहां फंस गए? ठीक है मैं बताती हूँ। a4 12 है तो 12 लिख दिया, बराबर का निशान। a की जगह पे -3 है, -3 लिख दिया। 3 की जगह पे 3 है, 3 ही लिखो। d कितना है नहीं पता, d निकालना, तो d को ऐसे रखो। हमने धीरे धीरे d को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पे 3d को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। 12 के पास -3 को भेजूंगी, कैसा हो जाएगा, प्लस का या माइनस का? प्लस का, ठीक है। 12 13 14 15, तो ये आ गया 15, ये बराबर में आ गया 3d। अब देखो d को अकेला छोड़ना है, d के साथ 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 15 के साथ जाके भाग करेगा और 15 को काट देगा। 3 एकम 3, 3 5 15, और हमें d मिल जाएगा कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो सिंपल तो था बिल्कुल, कहां फंस गए थे? उल्टा समीकरण देख के डर गए? कुछ नहीं होता, उल्टे समीकरण में कुछ नहीं है। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, बस फिर दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उल्टे सीधे समीकरण दोनों सॉल्व करने आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा डी आ चुका है 5 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में जो जो लिखा है मैं लिख देती हूँ। ए दे रखा है -18, ध्यान रखना -18। डी इस बार भी नहीं दिया है, एन दिया है 10 के बराबर। अगर एन 10 है तो कौन सा पद हमें पता होगा, 10वां पद, A10 होगा 0 के बराबर। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से और अपना आंसर बताइए। A4 था तो a+3d लगाया था, A10 है तो फॉर्मूला भी खुद लगाओ और मुझे सीधा आंसर बताओ। A+-D मैंने लिख दिया है, अब लिखते रहना खुद से। डैश में क्या आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, सोचो और लगाओ। आएगा। हाँ आंसर बताओ पूरा। आंसर तो है 9 आ रहा है, चलो देखते हैं। अरे आंसर यहाँ पे नहीं, मैं कह रही हूँ पूरा आंसर बताओ कि डी कितना आया। डी तो ये खाली स्थान है, कितना, 2। चलो देखते हैं।
A10 कितना है? A10 है 0 तो 0 लिख दिया। A कितना है? A है माइनस का 18 तो माइनस का 18 लिख दिया। A10 निकाल रहे थे तो फॉर्मूला होगा A प्लस 9D, तो यहाँ पे 9D लिख दिया। माइनस का 18 ऐसे का ऐसा, जमा का 9D। ठीक है, अब हमने 18 को उधर भेजना है, वहां पे 0 था, 18 माइनस का था, 18 0 के पास जाएगा तो भाई जमा का बन जाएगा। 0 में 18 जोड़ो, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, 18 ऐसे कैसा रहेगा, और यहाँ पे रह गया 9D। अब हमने D को अकेला छोड़ना है, तो D को अकेला छोड़ेंगे। D के साथ 9 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। बराबर के उस पास जाएगा तो 18 के साथ क्या करेगा? भाग करेगा, तो 18/9, और 9 ने 18 को काट दिया, 9 दूनी 18, तो हमारा जो D है वो कितने के बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो बस ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? मैम आपने फर्स्ट में कौन सा पद निकाला था? फर्स्ट में फिर से बोलो। फर्स्ट में आपने कौन सा पद लिखवाया था? A-N-वा? फिफ्थ, फिफ्थ? पांचवा, A5। हाँ A5। ओके। ठीक है, क्योंकि n 5 दे रखा है ना, तो हम A5 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि n अगर 5 है और nवा पद पूछा है तो मतलब 5वां ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसको, चलो आप ही करके बताओ। इसमें ना आपको A दिया है ना D दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बस एक बार दोबारा समझाओ तो। कौन सा वाला? ये वाला जो हमने अभी किया, वो वाला। ठीक है, देखो उसको दोबारा समझ लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको जो इन्होंने चीजें दी है, देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो नहीं बदलता, फॉर्मूला यहाँ पे वही लग रहा है, A प्लस n-1D। लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया है कि अगर A5 निकालना हो तो A प्लस 4D करते हैं, तो वैसे ही A10 निकालना हो तो A प्लस 9D करते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में इसको किया, आगे हम फॉर्मूले के साथ करेंगे सारे क्वेश्चन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मुझे इन्होंने कहा था n 10 के बराबर है और A माइनस के 18 के बराबर है और nवा पद 0 के बराबर है। अब क्योंकि मुझे n 10 दिया है तो मुझे यहां से पता चला कि जो nवा पद है वो भी 10वां पद है। ठीक है, क्योंकि n 10 था इसलिए मैंने इसको लिखा A10। अगर ये कहते कि n 11 है तो मैं लिखती 11वां पद। ठीक है, n पे डिपेंड करता है कि कौन सा पद है, n 10 था तो पद भी 10वां हो गया, तो बस हमने वो लिख दिया। अब हमने देखा कि भाई A10 की बात हो रही है, मतलब 10वें पद की बात हो रही है, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि 10वां पद कैसे बनता है। तो 10वां पद बनता है जब आप A प्लस 9D करते हो, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब मुझे सबकी वैल्यू दे रखी थी, A10 की 0 थी, मैंने इसके नीचे 0 लिख दिया। A की वैल्यू -18 थी, मैंने -18 लिख दिया। 9D फॉर्मूले का है, D की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू निकालनी है तो इसके जगह पे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख दिया। बोलो यहां तक समझ आया क्या क्या हुआ? हिमलता? ठीक है, फिर हमने D निकालना है तो D को अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसलिए पहले लिखा हमने 9D। 18 माइनस का था, 18 को उधर भेजा तो ये जमा का बन गया, जमा का 18 बन गया, और ये यहाँ पे 9D अकेला रह गया। ठीक है, अब D को हमने और अकेला छोड़ना है तो D को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। D के साथ 9 गुणा कर रहा था, बराबर के उस पार जाएगा तो 18 के साथ भाग करेगा, तो इसने इसको भाग कर दिया और हमें उत्तर मिल गया 2, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, तो D आ गया 2 के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोने में कि D बराबर है 2। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैं। चलो ये करके बताओ। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 एंड डॉट 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 डॉट, और आपको बोला है 10वां पद ज्ञात करो। अब अगर आपको 10वां पद बोला है तो मुझे बताओ n कितना हुआ, n की वैल्यू क्या हुई? पक्का? 10। बिल्कुल, जो पद पूछा गया उसको हम n मान लेते हैं। nवां पद, 10वां पद, nवां पद, तो n की जगह पे 10, तो मतलब n 10 हो गया। और 10वें पद को कैसे दर्शाते हैं? जैसे दूसरे पद को लिखते हैं A2, नहीं दर्शाना A प्लस 9D। अरे वो तो फॉर्मूला है ना, दर्शाते कैसे हैं? A2, A3, A4, A5 कैसे दर्शाएंगे? A10। A10, तो मतलब हमें निकालना है A10। n पता है, ये भी पता है कि कौन सा पद निकालना है, लेकिन नहीं पता है तो A और D, तो A और D निकालो पहले। तो A कितना है और D कितना है? A तो 2 है। बिल्कुल,
और डी 5। 5। सारी चीजें मिल गई। A10 की बात कर रहे हैं तो A10 का फॉर्मूला आता है, लेकिन अब पूरे फॉर्मूले से करते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूले से करते हैं। A + n - 1 D। हमें पता है 10वां पद निकालना है, तो n 10 के बराबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे A10 बराबर A प्लस, अच्छा A की वैल्यू डाल देते हैं। A की जगह पे 2 है, 2 लिख दिया। n की जगह पे 10 है तो 10 - 1 लिख दिया। D की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिया। मैंने बस लॉन्ग कट से किया, मैंने शॉर्टकट से नहीं किया इस बार, मैंने पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लिखा और उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो तो A की जगह पे 2 है, 2 ही रहने दो, 10 में से 1 गया 9, गुणा में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा A10 मतलब AP का 10वां पद किसके बराबर, 2 जमा 5 9 45, और इसको इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 47 47। तो हमारे पास जो AP का 10वां पद है वो 47 के बराबर है, जो कि अभी किसी ने चैट में लिखा भी था। बिल्कुल ठीक है, तनु ने लिखा था, बिल्कुल सही है। तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही AP में आपको 12वां पद पूछा है, लेकिन अभी इन क्वेश्चन को फिर इसको कर लेते हैं, 3 मिनट है, बड़े आराम से हो जाएगा ये। किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। डाउट है किसी को? पक्का? बाकी बच्चे बताओ, डाउट है तो? नो मैम। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि 12वां पद निकालो, तो 12वां पद निकालेंगे, इसका मतलब n कितना है? 12। 12। 12वें पद को दर्शाते कैसे हैं? A12 से। A12 निकालना है। A कितना है? 3। और D कितना है? 6। 6। तो बस हमें सारी चीजें मिल गई। हमें पता है A12 है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN बराबर A + n - 1 D। n की जगह पे पता ही है भाई कितना है, 12 है, तो A 12 लिख दिया। और A की जगह पे कितना है, A की जगह पे 3 है, 3 लिख दिया। n की जगह पे 12 है तो 12 - 1। D की जगह पे 6 है तो 6 लिख दिया। 12वां पद निकालना है, 3 जमा 11 गुणा 6। 3 जमा 11 गुणा 6, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कि जो A12 है, जो AP का 12वां पद है, वो है 3 जमा 66, और इसको भी अगर जोड़ दो तो AP का जो 12वां पद है वो 69 के बराबर हमें मिल जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन काफी आसान है, इनमें कोई दिक्कत वैसे है नहीं। तो चलिए अभी क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट किसी के मन में है तो पूछ लो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।